हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट ट्यूटोरियल 71 पर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर इस चैप्टर में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जो भी हम अगर वीडियो डालें तो आपके पास मिलता रहे। पहला चीज़ जो है, इस वीडियो का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसको जल्द से जाकर देख लीजिए, ताकि जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि पहला वीडियो में हमने समझा दिया था कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली तक हम पढ़ा दिए थे। आगे हम बताएंगे। देखिए, ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं ना, ये कोशिका का स्ट्रक्चर है। इसमें कोशिका के अंदर आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा कोशिका होता है, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब इतना बड़ा होता है। यानी कि कोशिका समझ सकते हैं, जो कहते हैं ना कि छोटी इकाई है, तो उस कोशिका के अंदर भी इतना सारा चीजें है। देख लीजिए कितना सारा चीजें हैं। तो कोशिका भी यूनिट है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। उसी के अंदर के एक एक पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज तीसरा पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक जिसे क्या करते हैं, ऊर्जा गिरी कहा जाता है, शक्ति गिरी कहा जाता है, पावर हाउस कहता है। लेकिन आखिर होता है कैसे ये? इसे ऊर्जा गिरी क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे शरीर में जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सांस के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है। तो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हीमोग्लोबिन हमारे इस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाता है? सेल तक पहुंचाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, सांस के द्वारा लेते हैं, इस ऑक्सीजन को हमारे सेल तक पहुंचाने में कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और ये पहुंचाता है, और जब ये सेल में पहुंचता है ना, तो वहाँ एक रिसाइकल टाइप के साइकिल टाइप के मतलब होता है, चेन रिएक्शन की टाइप होने लगता है। उस प्रोसेस के खोज कौन किया था? क्रिप्स वैज्ञानिक किया था। कौन किया था? क्रिप्स वैज्ञानिक। और जब वहाँ प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस, तो वहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। किस चीज़ का? एटीपी की, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यानी कि 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। पूछ देता है एग्जाम में कि कितने एटीपी मिला के ग्लूकोज बनाता है, तो 38 एटीपी मिला के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसीलिए यहां से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। यानी कि इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, यानी कि शक्तिगिरी कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा के निर्माण में कौन मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, यह सेल में के अंदर यही माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? फिर से एक बार आपको समझाते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के समय पर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन इसको कहाँ ले जाता है? सेल के अंदर ले जाता है। और जब ये सेल के अंदर ले जाता है तो वहाँ एक रिसाइकल होने लगता है। उस प्रोसेस को कई वैज्ञानिक हो जाता है, क्रेप्स वैज्ञानिक ने खोज किया था ना। तो वहाँ जब ये रिसाइकल होता है तो एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि 38 एटीपी मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा देता है। इसीलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जागिरी कहा जाता है, शक्तिगिरी कहा जाता है। समझ गए होंगे? ये कहते हैं। और उस दीवार को जहां ये प्रोसेस होता है, उस दीवार के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए, ये आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, शरीर में जो है चारों तरफ हम लोगों को क्या है? सेल है। सब जगह सेल है, ऊपर से नीचे तक पूरा सेल भरा हुआ है, माथा से लेकर शरीर तक। अब जहां सेल है वहां तो ऊर्जा बनता है शरीर के हर एक पार्ट पर, क्योंकि आप चलते दौड़ते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, तो शरीर के हर पार्ट को क्या है? जो एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी तो सब जगह बन रहा है। उस एनर्जी को कोई एक ऐसा कोई चीज होगा ना जो कि आपको जरूरत के अनुसार, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा बोलने में मदद कर रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रहा है? बोलने में। जब हम क्या कर रहे हैं? बॉल फेंकते हैं, गेंदा फेंकते हैं, तो हाथ में एनर्जी लगता है, दौड़ते हैं तो पैर में लगता है। ये सारा एनर्जी को कौन लाता है? हमारे शरीर में पाने जाने वाले जो गोल्जी ऑपरेटस है, यानी कि गोल्जी का जो है, ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। परिवहन के मतलब, अब देखिए, अभी हम लोग बोल रहे हैं, यानी कि सारा एनर्जी अभी हमारे मुंह तक कौन ला रहा है? यही गोल्जी ऑपरेटस लाता है। यानी कि गोल्जी बेल, इसको कौन वैज्ञानिक खोजता है? कैमलिनो गोल्जी ने 1898 में इसका खोज किया था। यानी कि शरीर के जितना एनर्जी है, जहां शरीर की जरूरत पड़ता है, उसको लाने और पहुंचाने में, यानी कि परिवहन में कौन काम करता है? गोल्जी ऑपरेटस करता है। कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटस। शरीर के किसी भी अंग में जहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, उसको चारों तरफ से खींच के लेकर यहां से सब तरह से लाकर हम मुंह तक कौन पहुंचाता है? गोल्जी ऑपरेटस पहुंचाता है। समझ गए होंगे कि गोल्जी का, यानी कि इसको कैम्बलिनो गोल्जी ने इसका खोज किया था। इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर जो है, पांचवा नंबर इसके हिसाब से, पांचवा नंबर व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब होता है रसदानी। देखिए, यही है व्हीकल्स। क्या है? यही है व्हीकल्स, यानी जिसे रसदानी कहा जाता है। ये व्हीकल्स है। ये व्हीकल्स जो होता है ना,
आदमी जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पेड़ पौधों में ज्यादा होता है। ये व्हीकल्स में होता क्या है, देखिए व्हीकल्स में होता है सबसे अधिक जल होता है, यानी कि सेल में, हमारे शरीर सेल के अंदर है, ये सेल में क्या करता है, व्हीकल्स में सबसे अधिक जल स्टोर होता है। तो देखिए व्हीकल्स का क्या है, जल संग्रह, यानी कि हम लोग सब पानी पीते हैं ना तो सब पानी पेटे में नहीं रहता है, यानी कि पानी का जो संग्रह होता है, यानी कि जहां जमा होता है सबसे अधिक हमारे सेल के अंदर, सेल ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, जहां जहां सेल है ना वो सेल के अंदर व्हीकल्स रहता है, उसके अंदर व्हीकल्स के अंदर रसदानी के अंदर क्या होता है, पानी स्टोर रहता है। समझ लीजिए कि हमारे माथा से ऊपर तक शरीर के जितना पार्ट में है पानी के जो होता है सेल में रहता है, सेल के अंदर पाए जाने व्हीकल्स में रहता है। इसीलिए देखिए हम लोग कितना पानी पिएंगे तो उसे पेट में रहने से नहीं होता है, पूरा शरीर में, शरीर का 65% जो होता है पानी कहाँ होता है, आपको गल्जी क्या बोलते हैं, व्हीकल्स में रहता है। समझ गए, यानी कि इसमें स्पेस रहता है, व्हीकल्स देख लीजिए सेल के अंदर होता है। समझ गए होंगे व्हीकल्स का काम क्या है, जल संग्रह करना। समझ गए ना, तो पूरे बॉडी पार्ट में सेल और जो सभी जगह क्या है, ये आपको व्हीकल्स के अंदर पाए जाने वाला पानी होता है और जल होता है, ये जल को संग्रह करता है। अब समझ गए होंगे। अगला पार्ट है हम लोग का सेंट्रोसोम। देख लीजिए बाबू, यहाँ सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का मतलब होता है तारका, इसको बोबरी ने खोज किया था। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था, बोबरी ने किया था। अब देखिए ये काम क्या होता है, सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल को विभाजन करना। अब देखिए कहने का मतलब सेल को बर्बाद कर देना, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि यहाँ मारते हैं पीटते हैं तो क्या होता है, जिससे वहां का सेल मर जाता है, तो सेल मर जाता है तो सेल को ये तोड़कर नया सेल का निर्माण कर देता है। अब यहाँ मारे और सेल मर गया, तो अगल बगल सेल के निर्माण में ये सेंट्रोसोम काम आता है। अब देखिए जैसे आपको चोट वोट लगता है या कहीं कट फूट गया, तो कट फूटने पर वहाँ सेल मर जाता है, वहाँ सेल के निर्माण में कौन मदद करता है, सेंट्रोसोम। तो ये क्या करता है ना कि जैसे कि एगो सेल है, ये तेरा एक का तोड़ दिया तो एगो और दूगो बन गया, तो जितना सारा अगल बगल का जहाँ मर जाता है सेल को तोड़ देता है, और तोड़ के क्या करता है वहाँ पुनः सेल को स्थापित कर देता है, और हम लोगों का फिर से वो घाव ठीक हो जाता है। यानी कि जिस जगह पर सेल मरा हुआ रहता है सेल को डिवीजन करके, अब इतना ना देखिए, सेल जब बहुत अधिक मात्रा में टूटने यानी कि अनकंट्रोल होके लगे तो कैंसर का रूप होता है। यानी कि सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा में होने लगेगा तो वो क्या होता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाएगा तो वो कैंसर का रूप हो जाता है। लेकिन जो होता है सेल टूटकर जब 2 भागों या 3 भागों में बंटकर उस जगह के पूर्ति कर देता है, जहां घाव रहता है, जहां मर जाता है सेल, वहां को पूर्ति कर देता है। उसको पूर्ति करने में मदद कौन करता है, सेंट्रोसोम। यानी कि सेल डिवीजन में कौन मदद करता है, सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम को कौन मदद करता है, सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करता है। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो घाव नहीं ठीक होगा, घाव नहीं ठीक होगा, कहीं चोट वोट लगेगा तो ठीक होगा नहीं, सेल डिवीजन नहीं होगा तो कहाँ से ठीक होगा। जैसे कि लीवर में आप देखते हैं, लीवर में तनी तेज होता है, लीवर में थोड़ा सा कट गया यानी ऑपरेशन आप कर दिए तो तुरंत उसको अगल बगल के जितना सेल, अरे सेल के हर एक अंग में सेल मौजूद है, तो सेल डिवीजन वहां से टूटेगा अगल बगल, और उसको क्या करेगा, फिर उस जगह को भर देगा। जैसे भरेगा यानी कि वो फिर से वो रिपेयर हो जाता है। और देखिए ब्रेन में कल भी हम समझाए थे कि न्यूरॉन में, यानी कि माथा में जो होता है ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। समझ गए, और सेल डिवीजन नहीं होने के चलते जो होता है वहाँ जो आदमी क्या होता है मरने का चांस रहता है, चोट अधिक लग जाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। समझ गए, तो सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, मृत्यु होना ही है। यानी कि एक सेल टूटकर दूसरा सेल नहीं बना तो उस जगह को कौन भरेगा, तो इसीलिए क्या होता है सेल डिवीजन नहीं हो पाता है न्यूरॉन में, इसीलिए आदमी क्या होता है वो मरने का चांस हो जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैकल्स, ये 3 को आप बड़ी बढ़िया से आप समझ गए होंगे। ये गल्जी का है, देखिए गोल्जी अपरेटस यही है, संचित्र में देख लीजिए ध्यान से कैसा होता है, ये गल्जी अपरेटस होता है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए गल्जी अपरेटस क्या होता है, वैकल्स क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है, तीनों आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे जो हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सेल के अंदर जो आंतरिक कंकाल होना है ना, जैसे कि हमारे शरीर को शेप कौन देता है, हड्डी देता है ना, यानी कि हमारा इतना बड़ा माथा से लेकर ऊपर तक है, इसको आंतरिक कंकाल क्या होता है, हड्डी क्या होता है, इसको सुरक्षा देता है। तो एंडो रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल को क्या करता है, उसको सहारा देता है, सहायता करता है ना, तो वो दब जाएगा तो सब सिस्टम में खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके आंतरिक स्ट्रक्चर को, कंकाल को सहायता करता है, प्रदान करता है, आंतरिक सहायता करता है। समझ गए, ताकि वो खड़ा रहे।
ये जो होता है इसका दो गो पार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट में होता है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट वाला जो होता है जो स्मूथ होता है और दूसरा पार्ट होता है वो थोड़ा सा रुखदार होता है। रुखदार वाला पार्ट पर क्या होता है, राइबोसोम होता है। रुखदार वाला पार्ट जो होता है रुखदार, ये देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है ये वाला पार्ट में ही ना, अब कहिएगा कि रफ साइड में ही क्या होता है प्रोटीन बनता है, रफ साइड में बनता है, लेकिन बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। या प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख सकते हैं ER ना, और रफ ER लिख सकते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां फैट होता है, यानी कि जहां क्या होता है ये प्लेन की तरह होता है, वहां फैट का निर्माण होता है। जैसे कि फैट मतलब क्या होता है, तिलहन, यानी कि तेल वाला जगह, यानी कि जो देखते हो ना ये स्मूथ रहता है, शरीर में तेल होता है तो क्या होता है, मुलायम होता है। और ये वाला जगह जो होता है रुखेदार होता है, तो राइबोसोम इधर बनता है, और जो मुलायम होता है वो फैट का निर्माण करता है। रफेज वाला जगह प्रोटीन और स्मूथ वाला जगह फैट का, वसा का निर्माण करता है, फैट का। समझ गए होंगे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एक रफ पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होगा। स्मूथ पार्ट वाला जो होता है फैट का निर्माण करता है, और रफेज वाला पार्ट जो होता है राइबोसोम यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता होगा। अब वाली बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप समझ गए होंगे। कोई प्रकार का इसमें दिक्कत है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक ये साइंस है, बड़ा डीप में है। ये देखिए सेल बड़ा लंबा चैप्टर है, और ये जो है ना अभी तो पार्ट 2 वीडियो हो सकता है। अभी इसमें प्रीकैरियोटिक जो होता है, ये जंतु पादप, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, उसको सारा चीज़ आपके पास हम जरूर लेकर आएंगे। आप भली बात समझ गए होंगे। तो इतना सारा आप समझ गए होंगे तो इसको तुरंत से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसमें और भी पार्ट है उसको जल्दी से बताएं। ले लीजिए तुरंत। आगे हम समझेंगे राइबोसोम, यानी कि आप देखे थे कि जहां रफेज वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन बनता है, यानी कि राइबोसोम होता है वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम कहाँ है, अब देखिए तो इसमें राइबोसोम कहाँ, यही राइबोसोम है, देख लीजिए यही पार्ट राइबोसोम होता है, देख लीजिए कैसा है। ये क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक करता है। अब राइबोसोम भी जो होता है ना दो प्रकार, सेडिमेंटेशन होता है और एक होता है कोफिशिएंट होता है, इसके हिसाब से दो गो। अब राइबोसोम जो होता है ना कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, तो देखिए सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, 70S इसे कहा जाता है, स्मॉल होता है, कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट 80S, ये बड़ा होता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों आपको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए ये तो बड़ा दिख रहा है 80 है, तो लेकिन इसको कैसे पता करिए कौन सा राइबोसोम भारी होता है, बड़ा से नहीं होता, इतना बड़ा हो गया तो उसे नहीं पता चलेगा। इसको क्या करिए, किसी द्रव्य में डालिए, जो पहले डूब जाएगा वही बड़ा है। समझ गए होंगे। ये जो है बड़ा है, ये जल्दी पानी में डूब जाएगा, वाटर में डूब जाएगा, तो ये जो था लार्ज होता है, कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। और ये जो था छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो राइबोसोम आप समझ गए कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, याद रख लीजिए एकदम। समझ गए। ये कितना है, सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट दो टाइप के होता है। सेडिमेंटेशन जो होता है 70S और ये 80S हो जाए। 70S जो होता है स्मॉल होता है, 80S जो होता है लार्ज होता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। भली भांति जो होता है राइबोसोम को आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। देखिए यही है बेचारा न्यूक्लियस, कहाँ है, यही। अब देखिए इनका काम क्या है कि न्यूक्लियस बेटा क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। बीच में है ना, ये कहता है ना सब काम करो, सारी को काम करने के लिए अपना वर्क करके यही इसको कंट्रोल करके रखता है। यानी कि केंद्रक जो है न्यूक्लियस अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे जितना प्रोसेस सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है, तो आपको ये केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है, सबको कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए बीच में, समझ में है ना, तो सभी को अपने अपना वर्क जो होता है करने के लिए मजबूर करता है। अपना सब लोग टाइम से अपना काम करते रहो, ये इसको सबसे ज्यादा देख रेख करते रहता है। समझ गए। तो देखिए न्यूक्लियस का खोज कब हुआ था, कब खोज मतलब कि ये रॉबर्ट ब्राउन इसको वैज्ञानिक ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किए थे, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है।
न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि सारा जिंदाना को कंट्रोल करके रखता है। समझ गए ना, सबके अपना अपना वर्क करने पर मजबूर करता है। बेटा तू सब लोग करते रहो, उसको कौन कंट्रोल करता है, यही करता है न्यूक्लियस। इसे ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल सब कहा जाता है। सबको कंट्रोल करके रखता है, ना तो कौन करेगा नहीं, गलजी का ये भागे लगेगा, लाइसोसोम अलग लगे भागेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो ये सबको कंट्रोल कौन करके रखता है, यही न्यूक्लियस करता है। ये न्यूक्लियस बना कौन चीज से, 80% प्रोटीन से बना होता है और डीएनए से 10%, और बाकी जो होता है वो 10% से मिलकर बना होता है। समझ गए होंगे कि जो आपका न्यूक्लियस है वो 80% प्रोटीन, डीएनए 10% और बाकी 10% से मिलकर ये आपको केंद्रक बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है। अब समझते हैं लाइसोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम को समझने के लिए। देखिए लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। इनका काम क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एंजाइम को ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। देखिए बेटा यही है लाइसोसोम। ये देखिए क्या करता है, लाइसोसोम का काम है कि शरीर के अंदर कोई भी जो आपका पार्ट आप दिख रहे हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे वेकल्स हो, चाहे राइबोसोम हो, ये सबको कहता है कि बेटा तू काम कर, अन्य तो तरह के जला के राख कर देंगे। ये यानी कि ये ऐसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम देता है, छोड़ता है कि ये क्या करता है, इसको जला के राख कर देगा, यानी कि जला के इसको खत्म कर देता है, मुआ देता है। समझ गए ना। तो ये लाइसोसोम जो होता है किसी भी जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं सबको वर्क करने पर मजबूर कर देता है। ना करेगा तो तरह के जलाइए देंगे, केवल छिड़क देगा, यही लाइसोसोम तो जल के खत्म हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल, ये से सब डरता है, इसी जितना सब है सब डरता है। न तो ये क्या करेगा, ऐसा एसिड छोड़ देगा कि ये सबको जल के खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसके डर से सब ये काम करते रहता है। समझ गए ना, लाइसोसोम है। ये देखिए कोशिकीय पाचन जो होता है, सुसाइड बैंक, आत्महत्या किसे थैली कहा जाता है, मतलब आत्महत्या के थैली, ये खुद मर जाता है। अब देखिए सब काम कर रहा है तो ठीक है, और मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो फिर इसको भी कोई चीज़ होगा ना जो सड़ा गला के निकालने के लिए। तो ये जो होता है ना मरा हुआ चीज़ को ये क्या करता है, ये निकालने का काम करता है, यानी कि ये आपको कोशिकीय पाचन का काम करता है। कोई भी इसको मर जाएगा तो उसको ये क्या करता है, सड़ा गला के खत्म कर देता है, लाइसोसोम का काम है। अब देखिए कारण क्या होता है कि लाइसोसोम सब ये काम करते रहता है, और कभी कहेगा कि हमको काम नहीं करना है, कोनो नहीं काम करेगा। ठीक है, जब सारा सेल के कोई भी पार्ट काम नहीं करता है तो ये क्या करता है, अपने ब्लास्ट कर जाएगा, अपने मर जाता है। अब अपने इतना बड़ा हो गया फट जाएगा कि अपने मर जाता है, जब फटा तो सब जना के ले बीतेगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या कर लिया। समझ गए ना। तो ये जो होता है ना हमेशा इसको एंजाइम छोड़ने के चलते सब डरता है। अगर सब अपना काम में तेजी से लगा रहता है लाइसोसोम के डर से ना, तो ये मुआइए देगा सब जना के जितना पार्ट है ना। तो अगर सब काम करना बंद कर देता है तो यही अपने आप को फाट जाता है, यही फट जाएगा, यानी कि आत्महत्या कर लेगा। अब देखिए इसीलिए क्या कहता है, इसे आत्महत्या के तरीका कहा जाता है। आरबीसी में यानी कि शरीर में क्या होता है, हम लोगों को आरबीसी होता है। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी जब ये मरता है तो देखिए आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। कारण यह है कि आरबीसी में अगर लाइसोसोम पाया जाता तो इसको भी सड़ा गला के बाहर कर देता, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है ना, तो आरबीसी बेचारा मरता है तो कहाँ जाएगा, ये जाके एस्पिलिन में चल जाता है। एस्पिलिन पेट में पाया जाता है, अब एस्पिलिन में जाके मरता है ताकि वहाँ तो ये लाइसोसोम पाया जाता है, वहाँ जाके यहाँ से वो निकलता है। तो इसके लिए ये आरबीसी में नहीं पाए जाने की वजह से वो क्या होता है, आरबीसी में उसका जब डेथ कहाँ होता है आरबीसी का, इसीलिए वो एस्पिलिन में चल जाता है। तो आरबीसी का कब्र ग्रह का किसे कहा जाता है, एस्पिलिन को कहा जाता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है, एस्पिलिन में, और ये इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। समझ गए होंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन का होता है। तो उसी का अगर शरीर के अंदर जो भी चीजें, अब जैसे मानते हैं पुलिसे मार दिया कस के एकदम जोर से डंटर, और मानते वहाँ करिया हो गया। अब करिया जब हो जाएगा, चाहे कहीं भी आपको चोटें लग जाता है तो काला हो जाता है, यानी कि सब वहाँ का सेल मर जाता है। अब वहाँ का सेल मरेगा, देखिए शरीर के हर जगह सेल है, उस सेल मरेगा तो सेल के अंदर सब मर जाता है, तो लाइसोसोम भी मर जाएगा।
तो अगल बगल वाला जितना लाइसोसोम है, अब एक सेल के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी मर गया, सेलो मर गया, सारा खस नष्ट हो जाएगा। तो क्या करता है ना, अगल बगल वाला जितना सबका सेल के अंदर लाइसोसोम है सब इसको क्या करता है, उसको एंजाइमो छिड़क देता है। जैसे छिड़केगा तो क्या होगा, फिर चारों तरफ से जमने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठीक होने लगता है, फिर से वहां नया सेल बन जाता है। तो आपको पढ़ाई दिए हैं कि सेल डिवीजन का कौन काम करता है, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन भी बनने लगता है, फिर सेल बना तो फिर सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम आ गया तो फिर से प्रोसेस चालू हो गया, फिर शरीर हम लोग का काम करने लगता है। तो धीरे धीरे कलापन क्या होता है, खत्म हो जाता है। भली बात आप समझ गए होंगे। इसीलिए ये कहा जाता है, आरबीसी कहाँ चल जाता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में नहीं जाएगा तो शरीर में रह जाएगा, शरीर में रह जाएगा तो निकालेगा कौन, तो धीरे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आरबीसी में कोई प्रकार का दिक्कत हो जाता है बेटा, स्प्लीन में जाके वहीं अपना मर, वहाँ आपको लाइसोसोम रहता है, लाइसोसोम उसको निकाल के बाहर कर देता है, सड़ा गला के खत्म कर देता है। तो लाइसोसोम का शरीर में होना काफी जरूरी है, क्योंकि लाइसोसोम ही क्या करता है, वो तो खुद अपना आत्महत्या करिए लेता है। जब ये सब काम करना बंद कर देगा तो वो क्या करता है, खुद अपने आत्महत्या कर लेता है। ना तो सब जना का जो मरेगा ना तो उसको भी सड़ा गला के शरीर के द्वारा बाहर कर देता है। तो सराने और गलाने में बॉडी का सेल का किसी अंग को निर्माण में लाइसोसोम काम आता है, और सब नहीं काम करेगा तो ये खुद अपने आप में करने लगता है। उम्मीद करते होंगे कि ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ताकि देखिए ये इतना एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। तो देखिए रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आपका पार्ट 1 वीडियो जो है ना, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब चीज बताया गया है। और इसका अभी और 2-3 गो पार्ट आएगा, क्योंकि ये सेल बड़ी लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर इसीलिए हम लोगों को और भी बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, और फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो आप लेकर आते रहेंगे। बायोलॉजी का मेरा क्लास शुरू हो गया, और बायोलॉजी का हर एक चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर चीज मिलेगा मेरे चैनल पर। आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, इसीलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अगर वीडियो डालें आपके पास मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।